मैं रात में 9 बजे घर पहुंचा था। स्वीटी शायद मेरे आने के 10 मिनट बाद आई थी। वो बाथरूम में ही थी जब मैंने उसे सॉरी बोला और मैं आकर सोफे पर बैठ गया। पर बैठे बैठे जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई और नींद तब खुली जब मुझे फील हुआ कि जैसे कोई मेरे पेट पे किस कर रहा है। सुहू तू है? मैं जानता था कि ये सुहानी का टच नहीं था, पर फिर भी मेरे मुंह से पहले उसी का नाम निकला। सॉरी से काम नहीं चलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। हे भगवान, ये स्वीटी क्या कर रही थी? मेरी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और ये घर तुड़वाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। स्वीटी रहने दे प्लीज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोला ना पनिशमेंट है। पनिशमेंट किसी भी लड़के को नहीं चाहिए होती, पर मिलती तो है। तुझे भी मिलेगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, ये उसके लिए। अचानक स्वीटी ने मुझे काट लिया। पागल है क्या? सुहानी का तो पता नहीं, पर गुंजन चाचा जाग गए ना तो तीनों को घर से निकाल देंगे। चुप रह, आवाज नहीं आनी चाहिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये कहाँ फंस गया मैं? स्वीटी तो पेट से स्लिप होती हुई डीप डाउन जा रही थी। मेरी सांसें अटकने लगी। रिलैक्स हो जा, आईज क्लोज कर और मजे ले कुत्ते। स्वीटी के टच को तरसते हैं लड़के, तुझे फ्री में मिल रहा है। मैं बहस करने की पोजीशन में नहीं था। वो सही तो कह रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और बॉडी ढीली छोड़ दी। स्वीटी गंदी गंदी सी आवाजें निकालने लगी। मैं चुपचाप पड़ा रहा। स्वीटी की 70% बॉडी मेरे पैरों पर थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी मसाज कर रहा हो। मेरे रिलैक्स होते ही मेरा भी रिलैक्स होने लगा। आफ्टर ऑल सारा गेम तो एक्साइटमेंट का ही था ना। स्वीटी 2 मिनट तक तो स्ट्रगल करती रही, फिर इरिटेट होने लगी। क्या है? एक्टिव मोड ऑन करना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है तू जाग रहा है, ड्रामा मत कर। एक्टिव कर, वरना मैं सुहानी को बता दूंगी कि तू मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मैंने स्टिल कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसा हो गया था कि साली जो करना है कर ले। सबको तंग करने वाली चुड़ैल, मुझे फिलहाल तुझे तंग करके मजा आ रहा है। कमीने, कुत्ते, अभी अथर्व होता तो मेरी बैंड बजा देता। एक तू है, उठना बहनचोद। स्वीटी सुपर फ्रस्ट्रेट होने पर ही गालियां देती थी। आज मेरी थकावट भी काम आ रही थी। मैं मन ही मन स्माइल करने लगा। स्वीटी फिर 2 मिनट तक मेरे प्राइवेट मोबाइल के साथ खेलती रही, पर उसमें नेटवर्क नहीं आया तो नहीं आया। मैं भी आंखें बंद किए पड़ा रहा। 2 मिनट के बाद वो उठी और मेरा ब्लैंकेट लेकर पैर पटकती हुई सुहानी के रूम में चली गई। 10 सेकंड से भी पहले मुझे ठंड लगने लगी। मैंने करवट बदल ली, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे अंदर रूम से गंदी गंदी आवाजें आने लगी। मेरी बॉडी के भी अजीब नखरे थे। अब मेरे प्राइवेट मोबाइल में फुल नेटवर्क आने लगा। मैं चिढ़ गया। बिल्ली की पूंछ साली, तेरी यहाँ दाल नहीं गली तो अंदर जाकर सुहानी के मोमोज दबाने लगी। तेरी ऐसी की तैसी। मैं आधा नंगा ठंड से कांपता तुरंत अपने रूम में चला गया। अंदर एक नाइट बल्ब जल रहा था। जो हरकत स्वीटी मेरे साथ नहीं कर पाई, वही वो सोती हुई सुहानी के साथ करने लगी। सुहानी बेचारी गहरी नींद में थी। उसे तो यही लग रहा होगा कि मैं हूँ। मैं भी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। छोड़ मेरी सुहानी को, कमीनी। अब क्यों आया है? जा सोफे पे सो जा। तुझे तो बहुत नींद आ रही थी ना। मैंने नोटिस किया कि स्वीटी के टच करने से सुहानी गहरी नींद में होने के बाद भी स्माइल कर रही थी। देख, चली जा यहाँ से। तू भी किसी लड़की से शादी कर ले और फिर जो मन आए वो कर उसके साथ। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से सब लीगल भी हो गया है। तेरा डिवोर्स करवा के सुहानी से ही शादी कर लूं तो? तू मेरी ही मारने में क्यों लगी है? ऐसा क्या मजा आ रहा है तुझे? मजा ही तो नहीं आ रहा है, इसीलिए तंग कर रही हूँ। मजे दे मजे, तंग नहीं करूंगी। एक लड़की मैक्सिमम जितनी चीप हो सकती थी, स्वीटी उससे भी एक लेवल ज्यादा चीप होके दिखा रही थी। अच्छा ठीक है, तुझे जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुझसे कुछ होगा भी नहीं मोटे। स्वीटी सुहानी के पास से हटकर मेरे ऊपर आ गई। मैं शरीफ होने की नौटंकी करने लगा। सुहानी ने करवट ली तो उसकी पीठ मेरी तरफ हो गई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि सुहानी सोने की एक्टिंग कर रही थी, वरना अगर ये सच में सो रही होती तो अब तक उठ जाती। पर ये खुद ही परमिशन दे रही थी। ये थोड़ा वियर्ड था, पर मेरी और अथर की पूरी लाइफ ही वियर्ड थी। स्वीटी ने अपनी हरकतें फिर स्टार्ट कर दी। आराम से,
शायद मेरा बोलना स्वीटी को पसंद नहीं आया। उसने अपने राइट हैंड की उंगलियां मेरे मुंह के अंदर डाल दी। उधर रात के 10:30 बजे अथर्व और टेम्पो वाले सरदार जी चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। अथर्व ने उन्हें श्वेता को कॉल करने के लिए मना कर दिया था। अथर्व का फोन एक बार बजा और कट गया। वो समझ गया कि किसका कॉल था। उसने कॉल बैक किया। मेरे बाप ने तुरंत फोन उठाया। क्या अपडेट है? नेगेटिव सर, मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग यहाँ पहुंच गए और मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। पर काम तो आज ही होना जरूरी है ना? नेगेटिव सर, आज जिंदा बचना जरूरी था और अभी मैं शहर से बाहर हूँ। जब मुझे सेफ लगेगा तब आऊंगा। इससे पहले कि अथर्व कुछ समझ पाता, मेरे बाप ने कॉल काट दिया। अथर्व के साथ एक वियर्ड सी प्रॉब्लम थी। उसको प्रायोरिटी सेट करनी नहीं आती थी, क्योंकि मेरे बाप ने उसे ब्रीफ केस वाला काम प्रायोरिटी में करने को कहा था। इसलिए अथर्व के लिए श्वेता और रवि को मिलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। वरना अथर्व भी दिल ही दिल में जानता था कि रवि अगर सुसाइड कर भी लेता तो उसके बाप का कुछ नहीं जाने वाला था। पर फिर भी भाई अपना दो बिछड़े दिलों को मिलाने के मिशन पर चल पड़ा था। रात 11 बजे सेक्टर 17 की एक शानदार कोठी के आगे टेम्पो रुका। टेम्पो की उछल कूद से अथर्व की पूरी बॉडी दर्द होने लगी थी। मानना पड़ेगा सरदार जी कि जिस चंडीगढ़ शहर में ऐसा टेम्पो चलाना इलीगल है, वहां आप पूरे शहर के दर्शन करवाते हुए मुझे सही जगह पे ले आए। ओहो काका बाली, चंडीगढ़ दी कोई गली कोई सड़क नहीं है जो मैंने वेखी ना हो। वो चप्पा चप्पा चरखा चलाता है सरदार। अथर्व कोठी के बाहर था। व्हाइट मार्बल से बना वो आलीशान घर देख के ऐसा लगता था कि श्वेता बहुत मजे की जिंदगी काट रही थी। अथर्व बेल बजाने ही वाला था कि सरदार ने टोका। ना जी ना, बाल बनाने वाली बीबी ने साफ किया सी कि बेल नहीं बजानी। रुक, मैं उसको कॉल करता हूँ। अथर्व कंफर्म हो गया कि ये वही श्वेता थी। फोन पे बात करने के बाद सरदार और अथर्व कोठी की बैक साइड में पहुंचे। वहां का डोर खुला हुआ था। अंदर छोटा सा गार्डन था जहां रात में बहुत हल्की सी रोशनी थी। फुटलाइट्स को फॉलो करते हुए वो दोनों छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचे। सर्वेंट क्वार्टर के सामने ही पानी का पाइप पड़ा हुआ था। उसमें से लगातार पानी बह रहा था। ओहो, मेरे जूते गिले हो गए। अगर ये औरत मूड में हुई तो हमें भी गीला कर देगी। हैं? की? अंदर छोटा सा बल्ब जल रहा था। केस वाली बीबी किथे तू? लाइट जली। श्वेता सामने बेड पे रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहने बैठी थी। उसका रूम बहुत छोटा था। उसमें एक बेड, एक ड्रेसिंग टेबल, एक वॉशरूम और एक छोटा सा कबर्ड ही था। श्वेता का चेहरा बहुत मेकअप से भरा हुआ था। अथर्व जितनी बार उससे मिला था, हर बार उसे श्वेता के चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन दिखी थी, लेकिन इस बार वो बहुत खुश नजर आ रही थी। अरे वाह, तुम? वाह वाह सरदार जी, ये तो तुमने वाकई होश उड़ा दिए मेरे। ओए वाह भाई वाह, तूने तो तुरंत पहचान लिया। और ये मुंडा भी ऐसे ही मिला मुझसे, जैसे कोई फिल्म स्टोरी। सुनेंगे सुनेंगे, वो कहानी भी सुनेंगे सरदार जी। पहले जरा कुछ चाय पानी का इंतजाम तो हो जाए। हाँ जी हाँ, बहुत लंबा सफर करके आए ने। और चाय पानी दी बुंड मारो, रोटी खिला दो सीधे ही। श्वेता ने पल्लू नीचे किया तो उसकी नेचुरल दरार विजिबल होने लगी। उसी के साइड में ब्लाउज के अंदर हाथ डालते हुए श्वेता ने 500 का नोट निकाला और सरदार को पकड़ा दिया। आज ना मैं कोई काम नहीं कर पाई, मैडम ने बहुत बिजी रखा। सरदार जी, तुम जाके ले आओ ना। क्या ले आऊं? जो भी तुम खाना चाहते हो। डिनर साथ में करेंगे ना। ओए पर पैसा क्यों दे रही है? मैं तो प्रोड्यूसर हूँ ना, मैं ले आऊंगा चाय वाय काका। आ, तुझे और चंडीगढ़ घुमा दूं। नहीं नहीं, इसे कहाँ भटकाओगे? देखो ना कितना थका हुआ है। इसमें तुम्हारे जैसे पंजाबी स्टेमिना थोड़ी ना है। हाँ 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 सरदार जी, पेट बहुत दर्द कर रहा है। सरदार कुछ कुछ समझ रहा था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी, फिर भी वो जबरदस्ती हंसा। चल कोई गल नहीं, और तेरे लिए एक्स्ट्रा मक्खन वाली रोटी ले लूंगा। यार बीबी एक गिलास पानी ते पिला दे। श्वेता ने बुरा सा मुंह बनाया। अथर्व ने नोट कर लिया। सरदार जी, टेम्पो में नई बोतल रखी है, आपको याद नहीं? अरे अभी हमने जो बाईपास से खरीदी थी। ओ हाँ यार, चल मैं आया। सरदार जी के जाते ही श्वेता अथर्व पे टूट पड़ी। अरे रुको ना, बहुत धूल मिट्टी से आया हूँ, थोड़ा फ्रेश तो हो लेने दो। श्वेता रुकी। उसने अथर्व का हाथ पकड़ा और वॉशरूम ले जाने लगी। कमीने, बड़े दिन बाद हाथ आया है तू। चल तुझे मैं नहलाती।